ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद। प्रोग्राम कानूनी मशवरे के साथ आपका मेज़बान इमरान शेख एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। कानूनी मशवरे प्रोग्राम का सिलसिला जैसा कि आप जानते हैं हम पिछले हफ़्ते से शुरू कर चुके हैं। मेरे दूसरे कोलीग उस प्रोग्राम को लेकर आए थे। आज मुझे ये मौका नसीब हुआ है कि मैं आपके सामने बैठ के आपके सवालात का जवाब दे सकूँ। इस प्रोग्राम में जैसा कि जानते हैं कि पहले से हमारा जो टेम्पो रहा है कि आप इमिग्रेशन अपने मसाइल के हवाले से क्वेश्चन करते हैं और हम उनके हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि जिस हद तक मुमकिन हो सके आपके तसल्ली बख्श जवाब दे सकें। ये भी मैं बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम का मकसद आपको बाकायदा तौर पर कानूनी एडवाइस देना नहीं है, बल्कि एक ओवरऑल रहनुमाई फ़राहम करना है। एक्चुअल जो सही रहनुमाई है वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स दे के आपका अपना वकील, या अगर हमसे आप रहनुमाई चाहेंगे तो हम आपको आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही प्रॉपर एडवाइस जो है वो देंगे। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो भी बातें हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो बावजूद ये कि इमिग्रेशन कानून की जो रीसेंट चेंजेस होती हैं उससे मुताबिकत रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी उनका हूबहू ऐसे इतलाक़ होना आपके हालात के ऊपर मुनहसर होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी जब भी कॉल करें हमें क्वेश्चन पूछें, अपने क्वेश्चन को मुख्तसर रखिए और जितना ज़रूरी सवाल है उतना पूछें ताकि हम दूसरे जो हमारे नाज़रीन हैं उनको भी मौका मिल सके कि वो बातचीत हमसे कर सकें। रीसेंट चेंजेस जो है डिस्कस होती आ रही हैं, पिछले प्रोग्राम से भी डिस्कस हुई होंगी। इमिग्रेशन में 1 अक्टूबर से जो चेंजेस आई हैं उनमें काफ़ी मटीरियल जो चेंजेस है वो लैंग्वेज कोर्स के, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के हवाले से है। उसके अलावा जो हैं वो जो तमाम जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं, इसलिए जो भी साहिबान अपनी एप्लीकेशन इन पर्सन फ़ाइल करते हैं वो चीज़ याद रखें कि 1 अक्टूबर के बाद जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म यूज़ करें वो चेक करके कि जो वर्जन 10 है फॉर्म का वो यूज़ करें। लैंग्वेज टेस्ट के हवाले से भी आप अपनी इंक्वायरी करें, क्योंकि 28 अक्टूबर के बाद जो लाइफ इन यूके टेस्ट है और उसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज है वो दोनों का जो है वो इकट्ठे जो है वो उनका इतलाक़ हो रहा है। अलावा जी कुछ केसेस में स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यूज़ की जो हैं वो भी प्रोविजंस आ रही हैं। कुछ वर्क वीज़ा के अंदर नरमी आ रही है। 1-2 कैटेगरीज को बंद किया जा रहा है। जो स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है उसकी कैटेगरी को बिल्कुल क्लोज़ कर दिया गया है। दीगर ये कि जो बिज़नेस विजिटर्स हैं या उनको स्टडी की सहूलत भी दी जा रही है। इसके अलावा और बेशुमार छोटी-छोटी चेंजेस हैं जो कि अक्टूबर से जो लागू होने जा रही हैं। इस साल के अख्ताम की शायद ये कहा जा सकता है कि ये आखिरी जो है वो मेजर चेंज होगी। इसके बाद शायद जो नई चेंजेस हैं वो उसके नए साल में ही आएगी, लेकिन बहरहाल अभी देखते हैं कि नई चेंजेस क्या आती हैं। कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने FLRO की थी पिछले साल 2012 में जी 9 जुलाई से पहले, ठीक है। तो वो रिफ्यूज़ हो गई। अब जाके कहीं उन्होंने साल के बाद रिफ्यूज़ की है ठीक है। और मेरे फिंगरप्रिंट वगैरह हो गए थे, सब कुछ हो गया था और उन्होंने रिफ्यूज़ करने के बाद ये लगाया कि आप मेरे 3 ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन थी और मुझे आए हुए यूके में 10 साल हो गए और वाइफ मेरी ब्रिटिश हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं और हमें रात से साथ इकट्ठे रहते हुए 4 साल हो गए, 3 से 4 साल हो गए। ठीक है। और हमने शादी रजिस्टर की थी पिछले 3 साल पहले। ठीक है। तो मैरिज हमारी जो है मतलब लीगली हुई है यहाँ पे। रिफ्यूज़ल की क्या ग्राउंड है? रिफ्यूज़ल की ग्राउंड ये है जी, उन्होंने कहा है कि आप अपनी वाइफ को, क्योंकि वाइफ मेरी बेनिफिट्स के ऊपर है, काम नहीं करती और वो कह रहे हैं कि आप मतलब है कि इन पब्लिक फंड्स के ऊपर आप बोझ बनेंगे। अनसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स की वजह से आप मतलब है कि पीछे भी जाके रह सकते हैं अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि इलनेस उनकी इतनी वैसी नहीं है कि इसमें मतलब है कि आपको ग्रांट किया जाए कुछ स्टे। ठीक है। और इस बात पे फिर मैंने उनको प्री एक्शन कर दिया है केस। ओके, आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिला? राइट ऑफ अपील नहीं है, बिकॉज साथ रहते हुए हमें इतना अर्सा होगा, मैं हैरान हूँ कि राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया उन्होंने। नहीं, वो जब आप एक दफ़ा ओवरस्टे हो जाते हैं फिर उसके बाद आप कोई एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं तो अपना राइट ऑफ अपील आप जो है लूज़ कर देते हैं ना। तो उन्होंने लेकिन नए रूल के हिसाब से मुझे रिफ्यूज़ल दिया है कि अनसरमाउंटेबल, क्योंकि जो मेरी एप्लीकेशन 9 जुलाई से पहले गई थी कोई स्टार्टिंग में जुलाई के, और लेकिन ये है कि उन्होंने रिफ्यूज़ करके भेज दिया कि मतलब आप जाके पीछे रहें। और दूसरा ये कि मेरी शादी पे उन्होंने मतलब है कि कहने का मकसद, जब हमने COA अप्लाई किया था, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, उसमें तो ज़ाहिर है क्लियर करके एफिडेविट्स पे लिखा था कि हमने शादी करने के बाद यहीं पे रहना है और यहीं पे मतलब हमने सेटल करना है अपने आप को सारा कुछ। लेकिन उन्होंने इस ग्राउंड पर भी उन्होंने कोई वो नहीं किया। अब उन्होंने यही कहा कि आप पीछे जाएँ। तो इसका मैं हाई कोर्ट में मैंने जुडिशियल रिव्यू लॉन्च कर दिया है अब पिछले 2 महीने पहले, महीना पहले।
ठीक है। तो क्योंकि प्री एक्शन का जवाब नहीं उन्होंने दिया, तो इस चीज़ का क्या आउटकम हो सकता है अब इसका इसका प्लीज़ मुझे थोड़ी वजाहत कर सकते हैं? ठीक है, इसमें जहाँ तक आपकी एप्लीकेशन का ताल्लुक है, ये एक काफ़ी हद तक एक जनरल नेचर की एप्लीकेशन है। जो लोग ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशंस फाइल करते हैं वो नॉर्मली डिपेंड करते हैं स्पाउस के ऊपर या अपने पार्टनर के ऊपर, फियांसी या गर्लफ्रेंड के ऊपर डिपेंड करते हुए जब फाइल करते हैं। तो उसमें अगर आप ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं कि आपने 2 साल का अरसा जो है आपको इस में जो है वेडिंग लॉ के अंदर आपको हो चुका है, तो उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि जिसमें ये कहा जाए कि आपके ह्यूमन राइट्स और प्राइवेट लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रही है, क्योंकि रिटेन राइट्स की बेसिस के ऊपर आपको शादी रजिस्टर्ड करवाए बगैर भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली तो आपके केस के वाक़यात से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ कि उसकी बैकग्राउंड क्या थी और आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स लैक थे कि जिसकी वजह से होम ऑफिस ने ये डिसाइड किया। अगर अपेंडिक्स FM उन्होंने इसके ऊपर अप्लाई किया है, जो कि जुलाई 2012 के बाद के रूल्स के वाले से अगर अप्लाई किया है, तो वो इसमें यकीनन उस तरीके से फॉल नहीं करता और आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में आपका केस पेंडिंग है, ज़ाहिर सी बात है कि अब आपको वेट करना पड़ेगा कि वो क्या डिसाइड करते हैं। अगर वो पॉजिटिवली डिसाइड करते हैं तो होम ऑफिस को पॉसिबली जो है अपना डिसीजन रीमेक करना पड़ेगा और तमाम सर्कमस्टांसिस रिकन्सिडर करने पड़ेंगे। इन द मीन टाइम अगर आपकी कोई सिचुएशन चेंज होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बेबी की बर्थ होती है, आपकी चाइल्ड वगैरह हो जाता है इसमें, तो वो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस की बेस पे आप एक फ़्रेश एप्लीकेशन भी फ़ाइल कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली पहले एप्लीकेशन से ज़्यादा मौसर हो सकती है। तो एट द मोमेंट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप होम ऑफिस जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उसका वेट कीजिए और उसको अच्छे तरीके से उस केस को परसू कीजिए। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो एक सक्सेसफुल जो है वो डिसीजन मिलेगा इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हम यहाँ 2004 में आए थे यहाँ पे एज ए डिपेंडेंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है। तो हमने 19 अप्रैल को डिस्कशनरी लीव के लिए एप्लीकेशन डाली थी 2012 में, बिफोर हमारा वीज़ा एक्सपायर होने से पहले, जो कि वो आफ्टर 4 वीक्स बाद वापस आ गई कि आपके एक डिपेंडेंट की तस्वीर मिस है। तो मैंने अपने 5 बच्चों के साथ की थी, जिसमें से 3 तो अंडर 18 थे और 2, एक 19 और एक 20 का था। तो ये सबकी एप्लीकेशन वापस आ गई कि एक आपकी एप्लीकेशन एक तस्वीर में से, तो फिर हमने उसको दोबारा सबमिट कर दी। फिर वो आप 8 अगस्त को, जिसमें मेरे जो 2 सन ओवर 18 थे 19 और 20, उनको पहले रिफ्यूज़ करके भेज दिया कि आपके वो जो 5 एक 7 ईयर्स की पॉलिसी पे नहीं आते हैं और क्या कहते हैं आपके 20 ईयर्स के आने हुए हैं और आपके वहाँ टाइस है, आप वहाँ ठीक है, ये तो जनरल उसके रिफ्यूजल के ग्राउंड्स हैं, तो आप वापस वहाँ पे जा सकते हो। तो उन्होंने उस पर रिफ्यूज़ कर दिया और 20 अगस्त को मुझे 3 बच्चों के साथ 30 मंथ्स की डिस्कशनरी लीव दे दी। ठीक है। तो हमें अब ये मुझे पूछना है कि हमारे ये जो 2 बच्चे हैं उनको एक साथ तो उन्होंने कंसिडर नहीं किया और अब हमने इनको रिकंसिडरेशन का लेटर 2 महीने पहले लिखा था, जिसका भी कोई जवाब नहीं आया। हमने राइट टू अपील भी कोर्ट में दायर किया है कि हमें अपील का राइट हो, क्योंकि हमने इन टाइम की थी। अगर मिस हमारी हुई है, 2 बच्चों की मिस नहीं हुई थी, उनको अपील का राइट देना चाहिए था, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। अब हमने MP के पास गए तो MP कहते हैं कि हमें होम ऑफिस से जवाब आया है कि हम रिकंसिडरेशन नहीं करेंगे, तो अब ये आप फ्रेश एप्लीकेशन कर दो। तो अब हमें ये पूछना है कि हम ये जुडिशनल रिव्यू में जाएंगे और ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल क्या होता है, ये हम खुद लेटर भेज सकते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए, और हमें 3 महीने का जो अंदर जुडिशनल रिव्यू में जाना ज़रूरी है या नहीं, या हम रिकंसिडरेशन का इंतज़ार करेंगे, अपनी अपील के लिए इंतज़ार करें, जो क्योंकि हमें राइट टू अपील थी नहीं अभी। जी बिल्कुल, आपको जी बिल्कुल डिटेल जवाब देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है प्री एक्शन प्रोटोकॉल क्या चीज़ है। प्री एक्शन प्रोटोकॉल एक्चुअली इज़ अ फॉर्म ऑफ अ लीगल नोटिस। आप होम ऑफिस को ये इतला करते हैं कि अगर आपने इतने दिन के अंदर हमारे इस केस को पॉजिटिवली नहीं देखा, इसको रिकन्सिडर नहीं किया, तो हम हाई कोर्ट में ये केस को ले जाएंगे और जुडिशियल रिव्यू फाइल करेंगे, पिटीशन फाइल करेंगे उनके अगेंस्ट। तो ये उनको एक तरह से इत्तला दी जाती है हाई कोर्ट में जाने से पहले, और उसका एक सेट टाइम होता है 14 to 21 डेज़ का टाइम आप उनको देते हैं, और अगर उस बीच में वो डिसाइड कर लें तो ठीक है, अगर नहीं करते तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। जहाँ तक टाइम लिमिट का ताल्लुक है, अगर 1 जुलाई से पहले अगर आपका डिसीजन है तो वो 90 डेज़ होगा, अगर 1 जुलाई के बाद है तो वो अब 45 डेज़ लिमिट जो है उसकी महदूद हो चुकी है। तो ये आप देख लीजिए कि ओरिजिनल डिसीजन से आपके अभी कितना टाइम गुजर चुका है। अगर तो अब इस टाइम लिमिट के अंदर हैं तो फिर आप जुडिशियल रिव्यू फाइल कर सकते हैं,
अगर वो गुजर चुका है तो ऑफ कोर्स फिर जुडिशरी फाइल करने के लिए आपको फिर वैलिड रीज़न देनी पड़ेगी कि वो टाइम आपने कहाँ पे स्पेंड किया, और आगे कोर्ट की मर्ज़ी उस टाइम को कंडोन करती है या नहीं कंडोन करती। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल आप इन पर्सन कर सकते हैं। अगर आप के पास सारी जानकारी या इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आप ख़ुद भी ये कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि आप कह रहे हैं कि फ़्रेश केस फाइल किया जाए या ना किया जाए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसिस ऑफ योर केस। अगर जो आपके बच्चे हैं जिन्होंने पहले एप्लीकेशन फ़ाइल की, जो अब एडल्ट हो चुके हैं, अगर उनके सर्कमस्टांसिस में कुछ ऐसी चेंज अभी आई है या कोई डिपेंडेंसी है जो पहले आप मेंशन करने से रह गई और अब आप उनको करना चाहते हैं, तो आप उनकी फ़्रेश एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि अगर आपके पास टाइम लिमिट मौजूद है तो आप हाई कोर्ट में इस मैटर को लेके जाइए। वहाँ से एक दफ़ा आपका डिसाइड होगा तो पॉजिटिवली जो है वो डिसीजन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहाँ से होम ऑफिस जो है दोबारा सेम ग्राउंड्स के ऊपर उसको रिफ्यूज़ भी कर सकती है। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ था, तो मैंने जब वो 6 साल का था तो अप्लाई किया था, वो रिफ्यूज़ हो गया था। पर लास्ट मंथ मैंने जब किसी सॉलिसिटर से बात करी, वो कह रहे 9 जुलाई के बाद, जो लास्ट ईयर के बाद, तो आप नई एप्लीकेशन करें तो उसमें आपको मिल जाएगा वीज़ा। तो अब लास्ट मंथ मैंने, मेरे पे 2 बेटे, एक बेटा और हुआ यहाँ पे। अब पहला बेटा मेरा 9 ईयर्स का है, तो अप्लाई किया, सारी नई फीस डाली, सारे डॉक्यूमेंट्स डाले, तो उन्होंने 1 महीने के अंदर रिफ्यूज़ कर दिया। तो अब वकील कह रहे हैं इसको भी वो जुडिशियल रिव्यू में लेके जाएंगे, अच्छा, और किस जो ग्राउंड पे प्री रिफ्यूज़ एक्शन किया? किस लेटर है ग्राउंड पे रिफ्यूज़ वो भी किया? डालेंगे। तो इसके कितने चांसेस हैं? तो क्योंकि ना अभी अब नई सारी फीस भरी है, वो कह रहे हैं अभी अब तो 7 ईयर्स की पॉलिसी भी है, उस पर भी इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो हाई कोर्ट में मेरे को वहाँ पे 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा या 3 साल का, या वहाँ पे भी ना जी हो देखिए, सकती है? सबसे पहले मैं आपको ये प्लीज़ गुजारिश कर दूं कि हाई कोर्ट वीज़ा ग्रांट नहीं करती। हाई कोर्ट तो आपकी अच्छा। जो है वो पिटीशन सुनती है, जो अब कोई अनलॉफुल अगर डिसीजन आया है और उसके ऊपर आपके पास राइट ऑफ अपील नहीं है, तो आपके पास एक ये दादरसी की गुंजाइश मौजूद है कि आप हाई कोर्ट में मैटर को लेके जाते हैं। हाई कोर्ट उसको देखती है और फिर वापस होम ऑफिस को ये रेफ़र कर सकती है कि इसको डिसीजन को दोबारा किया जाए और आपके तमाम हालात को कंसिडर किया जाए। जहाँ तक ताल्लुक है 7 ईयर की बेसिस पे, अगर आपको ये देखना है कि आपने एप्लीकेशन जो है वो एक वैलिड एप्लीकेशन की थी, उसके अंदर ये तमाम ग्राउंड्स ली गई थी, और ये जो पैराग्राफ 276 ADE है और इसके जो सब प्रोविजंस हैं, क्या आपने इनको कोट किया था, रेफ़र किया था, और इससे मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने दी थी, अगर तो वो देने के बावजूद उन्होंने ये नेगेटिव डिसाइड किया है, तो फिर आपको डेफिनेटली आपको राइट ऑफ अपील उसके ऊपर मिलना चाहिए। वैसे भी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हैं तो उसके ऊपर ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको राइट ऑफ अपील दिया जाए। अगर वो राइट ऑफ अपील नहीं देते तो बेस्ट उसका सलूशन यही है कि आप इसको आगे हाई कोर्ट में लेके जाइए और वहाँ से जाके अपना जो राइट है सीख कीजिए। इसमें चांसेस आपके हैं, काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं। अगर आप इसमें अच्छे तरीके से केस को बिल्डअप करते हैं तो इंशाल्लाह ताला इसमें ब्राइट चांसेस हैं आपके। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, जी आवाज़ आ रही है आपको? जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है टीवी कि की आवाज़ मैं काइंडली थोड़ी स्लो कर दें। स्टूडेंट स्टेटस पे हूँ और आप टीवी की आवाज़ बंद करेंगे तो अब आसानी होगी हम दोनों के लिए। मैं स्टूडेंट स्टेटस पे हूँ और मेरी स्टूडेंट एप्लीकेशन भी है होम ऑफिस के पास, और मैं यहाँ पे शादी की है, तो मेरी जो FLRO एप्लीकेशन भी होम ऑफिस के पास है, दोनों रनिंग में है। तो क्या मैं स्टूडेंट एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकता हूँ या करनी चाहिए, या दोनों को कंटिन्यूसली जारी रहे? नहीं, बैक वक्त आपकी 2 एप्लीकेशन तो कभी भी नहीं चल सकती। एक वक्त में तो आपकी एक ही एप्लीकेशन चलेगी। असूली तौर पे तो जब आप नई एप्लीकेशन करते हैं तो पहली एप्लीकेशन को विड्रॉ करने के बाद ही नई एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है। अदरवाइज़ दोनों में से एक जो है इनवैलिड सबर हो सकती है, डिपेंडिंग कौन सी पहले और कौन सी बाद में है। तो एक वक्त में आपकी एक ही एप्लीकेशन चलेगी। आप ये देख लीजिए कि आपको किसके ऊपर रिलाई करना है। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने FLRO की एप्लीकेशन की थी तकरीबन 2 साल पहले। तो मेरा बच्चा यहाँ ब्रिटिश है, तो वाइफ भी मेरी ब्रिटिश है, लेकिन अनमैरिड पार्टनर था, मैं शादी रजिस्टर नहीं करी थी मैंने। ठीक है। तो 2 साल के बाद पहले तो उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे कि आप वो रेजिडेंसी के सबूत भेज दें इकट्ठे रहने के। वो मैंने भिजवाए। उसके तकरीबन 15 डेज बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अपने बच्चे का वो DNA टेस्ट वगैरह करवा के भेजो। वो भी मैंने करवा के भेज दिया। तो मेरा सवाल ये था कि क्या ये अच्छा साइन है और
कितना टाइम उसी लगाएंगे ये decision बिल्कुल, करने में? ये अच्छा साइन है। उसकी एक रीज़न ये है कि वो सिर्फ ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन्होंने देखना ये है कि आप इसके बच्चे के बायोलॉजिकल फादर हैं, तो वो इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। डीएनए की रिपोर्ट से वो यही इस्टेब्लिश करेंगे और ये गुड साइन है और उम्मीद है कि ये जल्दी, अगर जितनी देर जब से आपने डीएनए रिपोर्ट भेजी है उसके 1 से 2 माह के अंदर आपको इसका डिसीजन आ जाना चाहिए और पॉजिटिव डिसीजन आना चाहिए। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, आवाज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुरम बात कर रहा हूँ लंदन से। जी खुदा। एक क्वेश्चन है आपसे। मैंने तकरीबन 12 जून को सेट प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया था। मेरा फैमिली के साथ रेफ्यूजी स्टेटस है यहाँ पे, 5 ईयर का था। तो 1 महीना पहले हमने तकरीबन फैमिली के साथ जो ना सेट प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया था, इंडेफिनेट के लिए। तो उसमें तकरीबन विद इन 2 वीक्स में हमारी फैमिली के बायोमेट्रिक्स हो गए थे। तो उसमें एक बच्चा मेरा डिसेबल है, तो उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट हमारे सोलिसिटर ने करवाया था। तो वो घर में आए थे, तो आगे उसके बायोमेट्रिक ले गए बच्ची के। तो अभी तकरीबन 4 महीने हो गया मैं वेट करते हुए, मुझे अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया होम ऑफिस की तरफ से ना फर्दर डिसीजन का। ठीक है। तो उसमें जो है बच्ची मेरी, अभी एक जो बच्चा है मेरा जो डिसेबल है वो काफ़ी सीरियस है। तो उसमें डॉक्टर ने भी ये कहा कि शी इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी लॉन्ग। तो मैंने अपने सोलिसिटर से भी बात की थी, तो मैंने डॉक्टर्स का लेटर भी जो है ना होम ऑफिस को भिजवाया कि आप प्लीज़ हमारी एप्लीकेशन पे जो है ना डिसीजन ज़रा जल्दी करें, तो आपकी मेहरबानी होगी। तो उसका भी अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं आया, तकरीबन 2 वीक हो गए हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि कितना टाइम होम ऑफिस लगाएगा, और ये जो टाइम हमारा अभी जो 4 मंथ हमें वेटिंग का हो गया है, ये हमारा जब आगे नेशनलिटी के लिए हम अप्लाई करेंगे तो ये इसमें कंसीडर करेंगे हमारा टाइम 4 मंथ जो हमारे गुजर गए, कि हमें दोबारा अगेन 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा? प्लीज़ ये ज़रा 2 क्वेश्चन है, मैं टीवी पे आपका जवाब सुन लेता हूँ, आप ज़रा मुझे जी ठीक है, प्लीज़ ज़रा तफसील से बता दें। जी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो स्टैंडर्ड टाइम है उनका वो 6 मंथ है। 6 मंथ के अंदर ही वो डिसीजन अपना मेक करते हैं। 4 महीने आपने बताया कि ऑलरेडी गुजर चुके हैं और उसके बाद अभी 2 महीने का टाइम है। इसमें ये डिसीजन उनका काफ़ी हद तक मतवक्को है, लेकिन जैसा कि आपने बताया आपको एक अर्जेंट सिचुएशन भी है। ये सिचुएशन आप ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म कर चुके हैं, 2 वीक हुए हैं। मैं फिर भी यही कहूँगा कि वो 2 वीक के बाद भी आप उनको दोबारा एक दफ़ा चेक कीजिए कि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। इनके इंक्वायरी नंबर जो जनरल इंक्वायरी नंबर्स हैं वहाँ से आप कॉल करके चेक कर सकते हैं। आफ्टर 10 डेज ऑफ सेंडिंग एनी इन्फॉर्मेशन दे कैन अपडेट ऑन द सिस्टम और दे कैन इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली। तो आप अगर सूरत की जो संगीनी अगर उन पर किसी तरीके से वाज़े करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन वो उसमें एक अर्जेंट डिसीजन ले लेंगे। इवन अदरवाइज़ 6 मंथ के अंदर वो डिसाइड करने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आपका ये पीरियड काउंट होगा उसमें कि नहीं होगा, ये पीरियड आपको उसी वक्त काउंट होना शुरू होगा 12 मंथ्स का, जब आपको इंडेफिनेट लीव जो है वो ग्रांट होगी, उसके बाद से ही वो पीरियड काउंट होगा। ये जो इन बिटवीन जो ट्रांजिशनल पीरियड कह लें या वेटिंग पीरियड है, ये उसमें अनफॉर्चुनेटली काउंट नहीं होगा। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ जी सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं आपसे। जनाब। सर एक क्वेश्चन है, मैं स्पाउस वीज़े पे हूँ, यहाँ पर 5 साल का स्पाउस वीज़ा मिला था मुझे। EU नेशनल है मेरी वाइफ। ठीक है। तो मैं अब अपनी होम कंट्री के लिए ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो मुझे अपनी बाइक को साथ में लेके जाना पड़ेगा और मैं अकेला भी कर सकता हूँ ट्रैवल? आपको आपके वीज़े कौन सा वीज़ा मिला आपको? सॉरी मैं मिस कर गया। वीज़ा कौन सा बस? स्पाउस वीज़ा है मेरा, EU नेशनल। EU नेशनल का आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। वाइफ को लेके जाना साथ ज़रूरी नहीं है आपके, आप उनके बगैर भी ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे मैंने एक बात करनी थी कि मेरा ना आज से 3 साल पहले मैंने वीजा जमा करवाया था, मैं यहाँ पे इनलीगल हूँ। तो वो उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि उसका बच्चा है, तो बच्चा यानी 62 एज है मेरी। उन्होंने कहा बच्चे के बेफार्म भेजो। बेफार्म तो थे नहीं, उन्होंने गलत बयानी वकील ने कर दी। उसके बाद वो बीमारी के मैंने पेपर भेजे, हार्ट का था और भी बीमारियां थी, वो भेजा। उन्होंने कहा डॉक्टर से भी कंप्लीट लेके भेजो, डॉक्टर के यानी अपना वो भेजे। जी जी वो भेजा तो वो उन्होंने कहा कि जी साइन करने आए हैं आप। तो साइन तो मैं कर नहीं सकती, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है और गिर गई, एक्सीडेंट हो गया था, वो टांगे भी नहीं चलती अब।
तो वो उनको सारे कंप्लीटली डॉक्टर के लेटर भेज दिए हैं सब कुछ। तो वो अभी फिर भी उन्होंने खत लिखा, 2 दिन हुए हैं कि आप देखें आई ही नहीं। तो वो फिर डॉक्टर ने कहा कि वकील ने कहा कि मैंने लिख दिया उनको कि वो चल नहीं सकती। तो बेटे ये कोई खतरा तो नहीं होगा? नहीं, इसमें तरीका का ये है ठीक कि आपको होम ऑफिस को एग्जैक्ट जो सिचुएशन है वो उनको इन्फॉर्म करनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि अगर आपको जो भी स्पेशल अरेंजमेंट्स की अगर ज़रूरत है तो वो उनके साथ मिलकर तय करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये जो प्रोसीजर है इसको आप पूरा करेंगे। आया आपको वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा किसी तरीके से डिसेबिलिटी सर्विस के ज़रिए, या वो घर पे आके तो आपसे ही जो प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करेंगे। तो ये आपके वकील का काम है कि आप उनसे बात कीजिए, वो आपके लिए ये अरेंजमेंट सारे जो हैं वो होम ऑफिस के साथ मिलके तय करेंगे और आपको उसको फैसिलिटेट करेंगे। ऑफ कोर्स अगर आप कोई प्रोसीजर जो है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता है एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन जब उसकी कोई जेन्युइन रीज़न होती है तो डेफिनेटली वो देखते हैं इसको और वो बिला वजह उसको रिफ्यूज़ नहीं करते। वो आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप उसके जो तमाम प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करें। तो आपसे यही कहना है कि आप अपने वकील से बात करके स्पेशल अरेंजमेंट्स की जो एप्लीकेशन है उनको दीजिए होम ऑफिस को, ताकि आप ये सारी कार्रवाई पूरी कर सकें। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई थी टियर 1 एंटरप्रेन्योर की मई में, और राइट ऑफ अपील मिला था और फिर मैंने अपील की और 4 अक्टूबर को मेरी हियरिंग डेट थी और 3 अक्टूबर को होम ऑफिस ने अब जो विथड्रॉ कर लिया केस। डिसीजन विथड्रॉ कर लिया अपना? जी जी ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ जो कोर्ट की तरफ से मुझे लेटर मिला उस पर ये लिखा है कि वो विथड्रॉ कर लिया उन्होंने। रिस्पोंडेंट हैज आई थिंक जी मुझे समझ में आ गई बात, रिस्पोंडेंट्स ने डिसीजन विथड्रॉ कर लिया है, अब अपील की जरूरत बाकी नहीं रह गई। केस हैज बीन विथड्रॉन। जी जी बिल्कुल ऐसी बात है। अब क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ जी, तो उसमें मैं ये सोच रहा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ तो कि अभी क्या होगा, अभी मेरा डायरेक्ट वीज़ा लगेगा? अच्छा, इसमें सिचुएशन ये है कि होम ऑफिस जब नॉर्मली अपना डिसीजन विड्रॉ करता है तो उसकी कुछ वैलिड रीज़न होती है, कोई वजह होती है कि, और मोस्ट प्रॉब्ली इसमें यही चांसेस होते हैं कि वो अपने जो डिसीजन को रिकंसीडर करेंगे। शायद उनसे कहीं पे कुछ ओवरलुक हो गया होता है या कोई फैक्ट्स उनसे मिसस्प्रेड हो गए होते हैं, तो वो उनको रिकंसीडर करने के लिए दोबारा लेते हैं। ज़्यादातर चांसेस इसमें ये होते हैं कि वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ सूरत ऐसी होती है कि दोबारा कंसिडरेशन के बावजूद भी वो किसी डिफरेंट ग्राउंड के ऊपर भी इसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं या सेम ग्राउंड के ऊपर भी दोबारा रिफ्यूज़ किया जा सकता है। तो ये डिसीजन विड्रॉ कर लेना बहरहाल 100% इसकी गारंटी नहीं है कि आपको वीज़ा लगा के देंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वीज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपना डिसीजन रीमेक कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेटली कोई सॉलिड रीज़न होगी। तो होप की जानी चाहिए कि वो आपकी जो केस है वो पॉजिटिवली डिसाइड होगा। आप उनसे ये बात कर सकते हैं कि अगर मज़ीद उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए रेडी और अवेलेबल हो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, मेरा सवाल था एक बड़ा सिंपल सा। मैं हूँ ईयू नेशनल का फैमिली मेंबर एज अ हस्बैंड, और मेरे पेरेंट्स अभी इंडिया से आए हैं विजिटर वीज़े पे इंडिपेंडेंट मींस पे, और हमने इनका EA2 अप्लाई करना है। तो आप कुछ बताएंगे कैसे किया जा सकता है इनका? मेरी वाइफ जो है वो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही है और मेरा बेटा भी है जो 15 महीने का है। ठीक है, जहाँ तक ये सिचुएशन है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनके वाले से आप अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त एक इंडिपेंडेंट मींस के ऊपर हैं और विजिटर वीज़े पर हैं, तो आप इस वक्त उनका यहाँ से डायरेक्टली जो है वीज़ा अप्लाई करना बीइंग अ फैमिली मेम्बर ये पॉसिबल नहीं होगा। बावजूद इसके कि आपकी वाइफ जो है वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि इस वक्त आपके पेरेंट्स के लिए वो अप्लाई कर सकें। हाँ, अगर वो इकट्ठे ट्रैवल करते हैं, एक ही कंट्री से आते हैं, या आप अपने बैक कंट्री से ही अप्लाई करते हैं, तो वो सिचुएशन डिफरेंट होगी, वो अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस उसको डील किया जाएगा। इस वक्त ये पॉसिबल नहीं होगा। ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। उम्मीद है कि आप हमारे जवाबों से जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आपकी कॉल्स का सिलसिला जो है प्रोग्राम जो ब्रेक के बाद भी दोबारा इंशाल्लाह जारी रखेंगे। स्टे ट्यून विद अस, सी यू आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे प्लीज। जी मैं इधर करीबन मतलब 12 साल हो गए, 13वां साल चल रहा है, और
मैं हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहते। और मेरी बेटी है वो करीबन 8 साल की हो गई है। तो मैंने 6 महीने मतलब फिंगरप्रिंट हुए मेरे 5 महीने हो गए नियरली, अभी तक कुछ इसका डिसीजन नहीं आया। तो आपने एप्लीकेशन क्या फाइल की है? क्या एप्लीकेशन फाइल किया आपने? 7 ईयर चाइल्ड वाला सर। 7 ईयर चाइल्ड वाला, ठीक है। यस सर। ठीक है। फिंगरप्रिंट्स आपके हो गए और 5 महीने हो गए आपने बताया? नियर 5 मंथ्स। या 5 मंथ्स। स्टैंडर्ड टाइम जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया 6 महीने है, वैसे 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। उससे पहले आप उनसे कुछ क्वेश्चन करने की पोजीशन में नहीं होते, क्योंकि वो क्लियरली कह देते हैं कि आप 6 महीने से पहले बराए करम हमें तंग मत करें। तो 6 महीने के बाद ही आप उनसे रब्ता कीजिएगा। बच्ची को 8 साल हो चुके हैं यहाँ पे, तो इंशाल्लाह ताला अगर आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सारी दी है, एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन की है, तो ये एक 100% सक्सेसफुल केस होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ कोर्स। तो आप 1 महीना और वेट कीजिए। अगर तब तक भी जवाब नहीं आता तो आप उनको एक रिमाइंडर दे सकते हैं। उसके बाद भी अगर मज़ीद देर होती है तो आप ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट मीडियम्स कि आप उनको कोर्ट में लेके जा सकते हैं, हाई कोर्ट के जरिए डायरेक्शन लेके इसको एक्सपेडाइट करवा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स के भी सर्कमस्टेंसेस कैसे आगे आते हैं आपके हवाले से। जी जनाब, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हसन है और मुझे मालूम करना था ब्रिटिश नेशनैलिटी के बारे में। HSMP पे मैं यहाँ आया था, 5 साल मेरे 2012 में पूरे हो गए, जून 2012 में। फिर मैंने मई में ही अप्लाई कर दिया था, मई और, लेकिन वो जो 6 महीने उनका प्रोसेसिंग टाइम होता है, और उसकी वजह से मुझे मिला, जो ILR कार्ड मुझे मिला है वो नवंबर दिसंबर में मिला है। 6 साल मेरे अब पूरे हो गए जून 2013 में। मैं अभी अप्लाई कर सकता हूँ या मैं उस कार्ड की इशू डेट तक का इंतजार करूँ? आपको नवंबर 2012 में ILR मिला? ILR का रिप्लाई आया है, मतलब मेरे 6 साल तो पूरे हो गए 2013 जून। रिप्लाई से आपकी क्या मुराद है? जो कार्ड होता है, मैंने एप्लीकेशन सबमिट कराई थी, वो गई, उसके बाद आया ही नहीं उनका जवाब। 6 महीने बाद जा करके उन्होंने कार्ड इशू किया, BRP कार्ड जो होता है जी, और उस पे डेट जो है वो इशू डेट नवंबर 2012 लिखी हुई है। अब इवन अदरवाइज किसी भी सिचुएशन में आप हर लिहाज से बिल्कुल क्वालिफाई करते हैं। अभी विद इन अ फ्यू डेज टाइम आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली उनकी एप्लीकेशन पे लिखा है, मुझे ये चीज़ मालूम नहीं, पूछना है टाइम रिस्ट्रिक्शन मेरी, क्योंकि ज़रा एप्लीकेशन जब जमा हो गई थी मेरी, तो वो टाइम जो टाइम मेरे एप्लीकेशन मई 2012 से नवंबर 12 के बीच का जो टाइम है, वो टाइम रिस्ट्रिक्शन वाला आएगा मेरा या जी? वो टाइम इसके वाले से, नेशनलिटी के वाले से काउंट नहीं होगा। काउंट आपका वही टाइम होगा जब आपको वो एक्चुअल जो है वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है वो इशू की गई है, उस डेट से आगे 12 मंथ काउंट होंगे। अगर वो नवंबर में है तो नवंबर तक ही आपके 12 मंथ्स बनते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, एक्चुअली मैंने पूछना था, मैंने 2011 में यूरोपियन से मैरिज की थी और मैंने 2012 फरवरी में अपना केस भेजा था होम ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे 6 मंथ का वो लेटर, एक्नॉलेजमेंट लेटर दे दिया था। और उसमें उन्होंने मुझे काम की भी इजाज़त दे दी थी। ठीक है। तो उसके बाद 6 माह गुजर गए, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आया। उसके बाद मैंने 3 रिमाइंडर भी उनको मुख्तलिफ औकात में भेजता रहा, तकरीबन 2 माह, तो उसका भी उन्होंने कोई जवाब न दिया। उसके बाद मैं अपने MP के पास गया, तो MP ने मुझे बताया कि आपका वो रिफ्यूज़ हो गया हुआ है और उन्होंने आपके एड्रेस पे पोस्ट कर दिया था। अच्छा। तो वो मुझे कुछ भी नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने मुझे फिर दोबारा वो डिसीजन की कॉपी भेजी मेरे एड्रेस पे और उसके बाद उन्होंने मुझे अपील का भी राइट दिया, मगर मैंने फिर दोबारा नए सिरे से केस सबमिट कर दिया। वो रिफ्यूज़ इस वजह से हुआ था, वाइफ ने जॉब चेंज कर ली थी। ओके। तो उन्होंने उस बेस पे जो है ना वो सिर्फ यही ऑब्जेक्शन लगाया था कि आपकी वाइफ उधर जॉब नहीं कर रही, जो पेपर्स आपने कंफर्मेशन नहीं हो सकी, इसकी एम्प्लॉयमेंट की कंफर्मेशन नहीं हो सकी। पूछना ये चाह रहा हूँ, अब मैंने नया केस भेजा, उसमें मुझे उन्होंने 6 मंथ का दोबारा लेटर दे दिया था एक्नॉलेजमेंट, और उसमें उन्होंने एक तो मुझे काम की इजाज़त नहीं थी दी और दूसरे नंबर पे अब मुझे 5 माह मुकम्मल होने वाले मुझे लेटर सी हुआ है कि आप और आपकी वाइफ इंटरव्यू के लिए होम ऑफिस में है। तो ये पूछना था, ये किस चीज़ का साइन है ये जो उन्होंने इंटरव्यू के बुलवाया? और दूसरा ये अगर मुझे वो वीज़ा देते हैं, रेजिडेंस कार्ड इशू करते हैं, ये मेरे पिछली डेट से कंसिडर होगा या ये नए
केस जिस दिन मैंने डाला उस दिन ठीक से है। आएगा। 2 क्वेश्चन आपके कि जो इंटरव्यू कॉल जो है वो किस चीज़ का साइन है और पीरियड आपका कब जी। से काउंट होगा। जहाँ तक थैंक पीरियड का यू। ताल्लुक है वो डेफिनेटली जिस दिन आपको रेजिडेंस परमिट जो है वो रेजिडेंट कार्ड अलॉट होगा उसी दिन से वो टाइम पीरियड जो है वो कंटिन्यू करेगा आपके इस पर्पज़ के लिए। दूसरा जो क्वेश्चन आपका इंटरव्यू कॉल किस चीज़ का साइन है, तो वो साइन किसी चीज़ का नहीं है, इस लिहाज से कि प्रोसीजरल हिस्सा है, प्रोसीजर का एक हिस्सा है। आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया है, सम टाइम कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए, क्लैरिटी के लिए वो कॉल करते हैं कपल्स को कॉल करते हैं और उनको सेपरेटली जो इंडिविजुअल इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद अपना डिसीजन मेक करते हैं। कोई इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज योर रिलेशनशिप आर जेन्युइन और आप इकट्ठे रह रहे हैं और आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये है कि अपना माइंड मेकअप करके आप प्रिपेयर हो, इसको अच्छे तरीके से इंटरव्यू दीजिए और ये बिल्कुल आपके लिए एक लक साइन ही होगा इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है सर। जनाब। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जनाब। सर मैं आज से 4 महीने पहले एक पिज़्ज़ा कंपनी में वर्क परमिट में काम कर रहा था और उसके बाद मैं अपने ट्रांसफ़र चाह रहा था, मेरा वर्क परमिट खत्म हो रहा था तो वो उन्होंने कंपनी ने मेरे को मना कर दिया। उसके बाद मैंने दूसरी जगह अपना वीज़ा रेस्टोरेंट में इसको लगवा लिया। मेरा 3 साल का वीज़ा मेरा अभी मेरे पास अभी है, चल रहा है। लेकिन अब दोबारा मेरे को पुरानी कंपनी वीज़ा वाले बुला रहे हैं कि आप हमारे पास दोबारा जिस शहर में जा रहे हैं हम आपको वीज़ा देने के लिए तैयार हैं। अगर मैं वहाँ दोबारा जाता हूँ तो क्या मेरे को वीज़ा स्टेटस में कोई फर्क आ जाएगा? वीज़ा मेरे को दोबारा मिल जाएगा वहाँ से, या कोई ऐसा रूल है कि मैं चेंज जल्दी कर रहा हूँ मेरे को मुश्किल आएगी? नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई कतगन नहीं है, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप जो है अपना जो स्पॉन्सर है उसको चेंज नहीं कर सकते, एज लॉन्ग एज देयर आर वैलिड रीजंस। फॉर एग्जांपल आपको अच्छा जॉब पैकेज और सैलरी पैकेज मिलता है तो आप डेफिनेटली आप राइटफुल हैं जॉब चेंज करने के लिए और उसको आप अच्छे तरीके से अगर आप प्रेजेंट करते हैं इस केस को तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर करने के लिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी। जी जनाब। हाँ जी, ये मैंने भी आपसे क्वेश्चन किया था कि आपने ये बोला था कि मेरे बच्चे 8 अगस्त को वो रिफ्यूज हुए थे, तो ये 45 डेज का आपने बोला कि उसके बाद टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। 8 अगस्त इस साल के ना 8 अगस्त 2013 की बात करें आप। और दूसरा सवाल जी आप अगर टीवी की आवाज़ कम करेंगे ना तो फिर इजी हो जाएगा हमारे लिए। हाँ, आपके लिए 45 डेज की टाइम लिमिटेशन है। हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अहमद बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी अपने भाई के मुताबिक। मेरे भाई पाकिस्तान में हैं, वो बिजनेस करते हैं और उनके पास तकरीबन कोई 1.5 लाख फोन मालिक के कोई 2-3 हाउस हैं, तो वो चाहते हैं कि वो उनको सेल करें या किसी तरह पार्टनर है वो भी दोनों जो इंटरप्रेन्योर है उस पर आना चाहते हैं। तो इसके मुताबिक थोड़ा सा प्लीज़ मुझे बताएंगे फ़ोन पर कि वो जो मकान है वो सेल आउट करें या उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू वगैरह लगा कर हो सकता है। ठीक है, एक बात तो ये मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये जो अमाउंट जो आपको शो करनी है एंटरप्रेन्योर वीज़ा के लिए वो आपको लिक्विड कैश की सूरत में और अवेलेबल और डिस्पोजेबल फॉर्म में होनी चाहिए। और एक तो चीज़ है क्योंकि इसमें 75 पॉइंट्स आपको गेन करने होते हैं। 25 पॉइंट सिर्फ इस चीज़ के हैं कि वो मनी आपको अवेलेबल है, ठीक है। 25 पॉइंट इस चीज़ के हैं कि वो मनी किसी रेगुलेटेड बैंक के अंदर मौजूद है। तो अगर आप वो प्रॉपर्टी की सूरत में होती है तो ऑफकोर्स आपको ये 25 पॉइंट नहीं मिलते। थर्डली ये चीज़ होती है कि वो मनी जो है वो यूके के अंदर डिस्पोजेबल होती है, तो ऑफकोर्स अगेन अगर आपके लिक्विड कैश नहीं है तो वो डिस्पोजेबल नहीं होगा। तो आप 50 पॉइंट इस तरीके से लूज़ करते हैं तो ऑफकोर्स के इस सूरत में केस के सक्सेसफुल होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। तो लिक्विड कैश आप अरेंज कीजिए और उसके मुताबिक ये ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम कैश जो है उनके अपने अकाउंट के अंदर मौजूद हो। कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो उनको स्पॉन्सर कर सकती है इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, और अगर वो अपने स्टेटमेंट में ये पैसे अमाउंट जो है शो कर देते हैं, साथ अपना वैलिड एफिडेविट डिक्लेरेशन वगैरह दे देते हैं, तो वो उसको जो रिक्वायरमेंट का वो पूरा करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हेलो। जी जनाब, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज़। जी मैं अरशद बात कर रहा हूँ जाबी से। जी मैं लास्ट टाइम आया था कहते हैं पाकिस्तान से,
लास्ट मंथ ना, तो मैंने एयरपोर्ट में मुझे रोक लिया गया था और उन्होंने कहा था कि आपको ना हमने काम मतलब कि 2 महीने एक्स्ट्रा किया हुआ है तो हम आपका वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं इस बेस पे। और मैं स्टूडेंट हूँ एक्चुअली, तो मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया टेम्परेरी, मुझे एडमिशन दिया गया हुआ 18 मंथ तक का ना, 18 अक्टूबर सॉरी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर आप अभी चले जाते हो वापस, हम टिकट वगैरह करा देते हैं सब चीज़ें, तो आप अभी चले जाओ तो बेहतर आप जाके अप्लाई कर सकते हो दोबारा स्टूडेंट वीज़े के लिए। तो मैंने ये पता करना था कि अगर मैं वापस चला जाता हूँ तो मुझे कितनी देर के लिए रिस्ट्रिक्शन लगेगी मेरे ऊपर कि मैं 2 साल के लिए नहीं आ सकता, 4 साल के लिए नहीं आया था। मैंने किसी से एडवाइस ली थी, उन्होंने कहा कि अगर अपने खर्चे पे जाते हो तो आपको 2 साल रिस्ट्रिक्शन होगी, अगर उनके खर्चे पे जाओगे तो 5 साल 10 साल हो सकती है। अब और ये एक और था प्रॉब्लम के अगर मैं यूरोपियन से शादी करता हूँ, उन्होंने अपील का राय दिया, मैंने अपील दर्ज कर दी हुई है, लेकिन अगर मैं इस ड्यूरेशन में करता हूँ अपनी यूरोपियन के साथ शादी वगैरह या कोई ऐसा सिस्टम हो जाता या डेनमार्क की कहते हैं इमिग्रेशन है उसको अप्लाई करता हूँ, तो मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ यूरोप के लिए से कि उनके लिए भी। मैं समझ गया आपके सवाल, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अब इसका जवाब देना शुरू करूँ। जी, इसमें सिचुएशन ये मेरे भाई कि आपके इस केस में अगर आपको राइट ऑफ अपील मिला है तो अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि अगर आप वापस जाते हैं तो आपके ऊपर किसी किस्म का कोई बैन लगेगा। अगर आपको राइट ऑफ अपील दिया गया, अगर आपकी अपील सक्सेसफुल हो जाती है तो ऑफ कोर्स यू विल बी बैक ऑन ट्रैक, आपका वीज़ा वापस हो जाएगा और आप बिल्कुल उसी तरीके से अपने स्टेटस को एंजॉय करेंगे जैसे कि उससे पहले कर रहे थे। तो एक तो ये गलतफहमी आप दूर कीजिए कि आपको स्ट्रेट वे जो है वो बैन का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर बिलफर्ज अगर आपको ऐसा सिचुएशन होती है कि अगर आपकी अपील रिफ्यूज़ भी हो जाती है तो चूँकि आपके पास अपील का राइट था और अगर आप ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं कि आप काम नहीं कर रहे थे या किसी और वजह से या आपके पास वो वैलिड रीज़न थी इसके काम करने के लिए, आप लीव पर थे या जो भी इंटरमीडिएट पीरियड होता है उसमें आप काम करते हैं, अगर आप वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं तब भी आपके ऊपर बैन नहीं लगेगा। अगर बिलफर्ज किसी वजह से आपका बैन लगेगा भी तो वो 12 मंथ का बैन होगा। 12 मंथ के बाद आप दोबारा अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आपके ऊपर डिसेप्शन का चार्ज ना लगे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फोर्ज किए हैं या ऐसी कोई गलत इन्फॉर्मेशन जानते बूझते दी है। जहाँ तक आपका दूसरा क्वेश्चन है कि यूरोपियन के साथ शादी करते हैं, शादी करना आपका राइट है, आर्टिकल 12 इसके लिए आपको पूरा जो है वो एक एंटाइटल करता है कि आप यहाँ पे शादी कर सकते हैं। अगर आपके पास जो रेलिवेंट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और उनको दिखा के आप अपनी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं और आपके किसी को आपके पास ऐसी सूरत हाल भी अवेलेबल है कि आप किसी ब्रिटिश या यूरोपियन सिटीजन्स के साथ शादी कर सकते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल शादी कर सकते हैं। शादी की बेस पे आप जब दोबारा अप्लाई करना चाहें तो उस बेस पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर किसी किस्म का कोई बैन लग भी जाता है तो फिर ये जो 12 मंथ का जो बैन लग भी जाता है तो ये जो स्पाउस वीज़ा है इस सूरत में आपके ऊपर ये बैन जो है ये नहीं रहेगा। इन वीज़ा के ऊपर इन बैन का इतलाक नहीं होता। उम्मीद है आपको इसका जवाब जो है वो समझ में आ गया होगा। जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। सवाल ये पूछना था कि मैंने यूरोपियन नेशनल से शादी की थी और अपनी फाइल मैंने होम ऑफिस भेजी थी लास्ट मंथ 4 तारीख को। ठीक है। अभी ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। अभी मेरी वाइफ की जो करंट जॉब थी ना, जो उस टाइम हमने वेज स्लिप साथ में भेजी थी अपनी फाइल के, अभी इसकी जॉब 2 वीक पहले चेंज हो गई है। तो मैंने पूछना ये था क्या अगर हम अपनी फाइल को अपडेट कर सकते हैं अभी करंट जॉब के बारे में उनको बता सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो प्लीज वो क्या उसका तरीकाकार है, क्योंकि हमारे पास अभी रिसेंट 2 वेज स्लिप है उसकी नई जॉब की। ठीक है, तो 2 तरीके हम उसको अपडेट कर सकते हैं और क्या तरीकाकार है? जी बिल्कुल ठीक, आई गॉट योर क्वेश्चन। अच्छा, इसमें सिचुएशन ये है मेरे भाई कि जो अगर तो आप इन पर्सन ये एप्लीकेशन आपने फ़ाइल की है तो सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। जब भी किसी केस की एप्लीकेशन की पेंडेंसी के दौरान में आपके सर्कमस्टांसेस मटीरियली चेंज होते हैं तो आप लीगली बाउंड हैं कि आप होम ऑफिस को जो इन्फॉर्म करें
कि आपके जो सर्कमस्टेंसेस में क्या चेंजेस आई हैं, डॉक्यूमेंट एविडेंस भी साथ उनको प्रोवाइड करें। इसके लिए आप यूकेबीए की वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस का फॉर्म होता है बाकायदा, वो फॉर्म फिल करें, होम ऑफिस को सेंड करें, उसके ऊपर बाकायदा एड्रेस लिखा होगा, आप उसके ऊपर उनको सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका केस जो आपके सोलिसिटर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनको इन्फॉर्म करें, आगे से वो ड्यूटी बाउंड होंगे होम ऑफिस को इन्फॉर्म करने के लिए। ये याद रखिए कि अगर आपने सर्कमस्टांसेस उनको आगाह नहीं किया तो ये चीज़ आपके केस के लिए फैटल साबित हो सकती है और कोई किसी भी किस्म कोई नेगेटिव डिसीजन भी आ सकता है। तो बेहतर ये है कि आप जल्द से जल्द उनको आगाह कीजिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं 2003 में आया था। जी ठीक है, ये 2011 में मैं अरेस्ट हो गया काम करते, अनलीगल था। तो फिर मैंने एप्लीकेशन डाली थी होमसाइड की एप्लीकेशन, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। अभी मैं साइन करने जाता हूँ, मैट्रिक भी हो गया, वो फिंगरप्रिंट वगैरह भी हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपकी एप्लीकेशन को? मुझे फिंगरप्रिंट दिए हुए 4-5-6 माह हो गए मेरे ख्याल। ठीक है, जैसे कि ये ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन होती हैं, इनमें अगर आपने पिछले साल की एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई है जुलाई 2012 से पहले की, तो डेफिनेटली इसके ऊपर डिफरेंट वो लॉ अप्लाई रूल्स अप्लाई करेंगे और उसके मुताबिक इसको डिसाइड करेंगे। उसके बाद की एप्लीकेशंस को वो 9 जुलाई 2012 के बाद के रूल्स के तहत जो उसको डिसाइड करते हैं। नहीं, मैं 2011 में पकड़ा गया था ना, तो उसी टाइम मैंने केस उसी टाइम आपने फ़ाइल की थी। दो तरीके हैं, एक तो ये कि अगर आप उसको एक्सपीडाइट करवाना चाहते हैं तो आप उनको रिमाइंडर भेज सकते हैं। रिमाइंडर नहीं अगर वो एक्सेप्ट करते या उसके ऊपर रिस्पांस नहीं करते तो आप हाई कोर्ट में जो है जुडिशियल रिव्यू फाइल करके इस मामले को जो है वो ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं। दूसरी सूरत हाल ये है कि आप जो कि ज़्यादा आइडियल सिचुएशन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो बेहतर है कि आप वेट करें। ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि होम ऑफिस ने इसके ऊपर कोई डिसीजन ऑलरेडी अपना बना ना लिया हो और आपके किसी साबका एड्रेस के ऊपर भेज ना दिया हो, तो ये कंफर्म कर लीजिए। एज लॉन्ग एज योर एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग, आप सेफ़ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आपके ह्यूमन राइट्स मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं जितना सब यहाँ पर क़याम कर रहे हैं। जनाब नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मैंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया है, लास्ट 8 मंथ हो गए हैं, तो 6 मंथ का इन्होंने टाइम दिया होता है, तो 8 मंथ कंप्लीट हो गए। तो प्लीज़ आप मुझे बता, मैंने उनको ट्रेस किया, कॉल किए 8 टाइम किए हैं, 8-10 दफ़ा किए, तो वो जस्ट मुझे कहते हैं स्टिल वेटिंग में है। तो प्लीज़ आप बता सकते हैं कि क्यों वेटिंग में? अगर मैं इनको रिक्वेस्टिंग लेटर लिखती हूँ कि अटेंशन दें, तो ये मेरा इंडेफिनेट के साथ वो पासपोर्ट भेजेंगे कि ये तो नहीं होगा खाली पासपोर्ट तो नहीं उठा के भेज देंगे? और मेरा बेटा भी ब्रिटिश है, हस्बैंड भी मेरे ब्रिटिश है। मैंने फरवरी में अप्लाई किया था, प्लीज़ मुझे आप बता सकते हैं इसके जी बारे ठीक है। इसमें एक चीज़ ये ज़हन में रखिए कि जो भी डिसीजन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेते हैं आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, वो डेफिनेटली प्योरली मेरिट्स के ऊपर बेस करती है। इसमें ये नहीं होता कि आपने कोई इंक्वायरी की है या उनको दोबारा ख़त लिखा है या लेटर लिखा है तो वो उसकी बुनियाद पे वो किसी बुक्स की बुनियाद पे उसको कोई डिसीजन कर देंगे। तमाम एप्लीकेशन का फ़ैसला प्योरली जो है वो मेरिट्स की बेसिस पर ही होता है। अगर 8 माह हो चुके हैं और एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई और आपको कोई उसकी वैलिड रीज़न भी नहीं बताई जा रही, तो डेफिनेटली आपके पास पूरा राइट है, आप इंटाइटल्ड हैं कि आप उनसे ये पूछिए कि क्यों डिसाइड नहीं किया जा रहा। आप उनको एक तो रिमाइंडर जैसे कि आपने नोटिस बताइए भेज सकती हैं। सेकेंडली आप उनको ये भी नोटिस दे सकती हैं कि अगर आपने विद इन दिस फ्रेमवर्क इसको डिसाइड ना किया तो आप मामले को हाई कोर्ट में ले जाएंगी और हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेंगी इस केस को जल्द से जल्द डिसाइड करवाने के लिए। डेफिनेटली ये एक फैटल किस्म का नोटिस होगा और होम ऑफिस इसको ज़रूर कंसिडर करेगा, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर अननेसेसरी जो है वो कॉस्ट पड़ें और वो होम जो कोर्ट के अखराजात जो है उनके ऊपर इसके लिए आए जाएँ। तो इसका एक यकीनन एक मस्बत नतीजा निकल सकता है। आप उनको अपने वकील के ज़रिए या ख़ुद अब अपने तौर पे करना चाहें, प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर सेंड कीजिए और फिर उनके जवाब का वेट कीजिए। 14 to 21 डेज़ का ये जो रेगुलर टाइम होता है उसके लिए वेटिंग का। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपने सिस्टर इन लॉ के बारे में आपसे मशवरा लेना है। शी इज़ ए स्टूडेंट है, 2 साल से वो यहाँ हैं और उनका वीज़ा 31 अक्टूबर को एक्सपायर हो रहा है। वो उनके लास्ट ईयर पाकिस्तान वो गई थी, उनकी वहाँ पे शादी हो गई अमेरिकन नेशनल से। ही इज़ इन अमेरिका और उन्होंने पिटीशन फाइल की उनके लिए। वो पिटीशन का जवाब आ चुका है। दे आर एक्सपेक्टिंग इंटरव्यू इन अमेरिकन एम्बेसी हियर इन लंदन नेक्स्ट मंथ। तो मशवरा ये आपसे लेना है कि वीज़ा उनका एक्सपायर से पहले हो रहा है, तो वो कोई ऐसी सूरत हाल है जिससे उनको थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाए?
और वो इंटरव्यू वीज़ा उससे पहले क्या हो रहा है उनका? सॉरी मैं मिस कर गया आपकी बात। उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 31 अक्टूबर को, स्टूडेंट वीज़ा, बट दे आर एक्सपेक्टिंग इंटरव्यू इन अमेरिकन एम्बेसी इन नवंबर एनी टाइम। ठीक है, तो थोड़ा सा उनको एक्सटेंशन चाहिए इस मुल्क में रहने के लिए ताकि वो ये इंटरव्यू की कॉल अटेंड कर सकें। अगर वो पाकिस्तान चली गई देन देयर विल बी अनदर बैकलॉग फॉर अ ईयर एट लीस्ट। ठीक है, इसमें जो मैं अब आपको जो देसी साल बताता हूँ, देसी हल क्या है। वैसे तो किसी भी एक्सटेंशन के लिए वैलिड रीज़न होना चाहिए, ग्राउंड होनी चाहिए कि वो किस बुनियाद पे यहाँ पे रहना चाहती हैं, लेकिन आप इस बुनियाद पर भी एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। ये बात याद रखिए कि अपने वीज़े की वैलिडिटी के दौरान में अगर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो जब तक वो एप्लीकेशन पेंडिंग रहेगी उनका यहाँ पे स्टेटस जो है वो लीगल और प्रोटेक्टेड ही रहता है। तो अगर आप कोई भी ऐसी एप्लीकेशन, जैसे कि एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है फर्दर लीव टू FLRO जो एप्लीकेशन है, अगर आप वो फ़ाइल कर देते हैं तो जब तक वो डिसाइड नहीं होती वो लीगली यहाँ पे स्टे कर सकती हैं और रह सकती हैं। अगर उस एप्लीकेशन के ऊपर वो होम ऑफिस डिसाइड करते हैं कि इनको मज़ीद एक्सटेंशन नहीं ग्रांट करनी तो ऑफकोर्स उसको रिफ्यूज़ करेंगे। तब तक तो आपका ये पीरियड जो है वो नवंबर का पीरियड भी कवर हो चुका होगा और आपका मकसद भी काफ़ी हद तक फुलफिल हो चुका। तो उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। बेहतर है कि आप फिर भी किसी वकील की एडवाइस लेके प्रॉपर तरीके से इसको फ़ाइल कीजिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा सवाल आपसे ये था कि हमने 7 ईयर चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी के तहत केस डाला। ठीक है। तो उस समय हमारी बच्ची को 7 वीक रहते थे 7 इयर्स होने में। और सेकंड थिंग है कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, तो हॉस्पिटल स्टाफ ने हमसे कुछ पेपर वर्क मांगा है, तो हमारे पास सिर्फ होम ऑफिस की लेटर है, तो वो हमें प्रोवाइड अगर हम करें उनको तो वो हमें चार्ज करेंगे? बिकॉज मैंने उनकी साइट में देखा है NHS की कि अगर दोज सीकिंग असाइलम और ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन उनको वो चार्ज नहीं करते। ठीक है, आपकी जो एप्लीकेशन क्या हमारा केस जी आपकी एप्लीकेशन जो है वो असाइलम और ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन के अंदर फॉल नहीं करती। ये आपकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन है। अंडर पैराग्राफ 276 AD आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की है और ये एप्लीकेशन नॉर्मली उसमें फॉल नहीं करती। देयर आर लाइकली चांसेस कि आपको इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। अगर आपके पास इसके अलावा कोई ग्राउंड्स हैं उनसे एग्जाम्पशन लेने के लिए तो वो एक दीगर चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट इस बुनियाद के ऊपर जो है वो आपको चार्ज कर सकते हैं कॉस्ट के लिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछा था, मैंने असाइलम किया था 2013 जनवरी में। ठीक है। तो मेरी पार्टनर थे, अभी तक हमें डिटेंशन सेंटर रख लिया था, तो पिछले में रिलीज कर दिया। तो ये हमारे इंटरव्यू के बाद अभी तक उन्होंने हमें कोई रिजल्ट नहीं दिया। अच्छा, आपके दोनों इंटरव्यू हो चुके हैं, स्क्रीनिंग और सब्सटेंटिव दोनों इंटरव्यूज हो चुके हैं? हाँ जी, स्क्रीनिंग और दूसरा दोनों। सब्सटेंटिव इंटरव्यू आपका कब हुआ? ये हुआ था मेरा ख्याल है मार्च में। मार्च में हुआ था जी। ठीक है, डिटेंशन सेंटर में ही हुआ था। और अभी आप इस डिटेंशन में या रिलीज हो चुके हैं? इस टाइम रिलीज हो चुके हैं शेफील्ड में। ठीक है, देखिए अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी जो पार्टनर है उसके सर्कमस्टेंसेस पाकिस्तान में चेंज हो गए हैं, तो शी वांट टू गो बैक। ठीक है, तो मैं नहीं जा रहा क्योंकि मेरे अभी मसले मसाइल है पाकिस्तान में स्टिल, और मेरी पार्टनर जा रही है इसी मंथ में, तो इसके बाद मेरे केस को वो कैसे लेंगे? ठीक है, जी बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। इसमें ये चीज़ है कि चूँकि मैं आपके जो केस के एक्चुअल फैक्ट से बखूबी तौर पे आगाह नहीं हूँ, तो मैं आपको एक जनरल किस्म की एडवाइस करने लगा हूँ। अगर तो आपके दोनों के, आपके और आपके पार्टनर के केस इंटरलिंक्ड है और इंटरडिपेंडेंट हैं और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो कि दोनों के आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि पाकिस्तान में आपके हालात भी तकरीबन सिमिलर हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तब तो शायद आपके केस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर उसके अलावा आप दोनों की डिफरेंट ग्राउंड्स हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया है पीछे कंट्री ऑफ ओरिजिन के अंदर, तो फिर शायद उस तरीके से डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि बहरहाल आप एक इंडिविजुअल हैं और आपको एक इंडिविजुअल थ्रेट्स भी हो सकती हैं, फिर ऑफ प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, तो ये इंडिविजुअली इसको लिया जाना चाहिए। लेकिन अगेन मैं ये बात कहूँगा कि ये तमाम डिपेंड करता है कि आपका एक्चुअली असाइलम क्लेम है क्या। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि वो अपना ट्रैवल करने से पहले या अपना क्लेम विड्रॉ करने से पहले किसी भी सोलिसिटर से ज़रूर मशवरा करें और अपना केस एट फुल लेंथ डिस्कस करें, कीपिंग इन व्यू ऑफ योर सर्कमस्टांसेस या योर केस एज वेल। तो इसके बाद ही आपको बेहतर जो है रहनुमाई मिल सकेगी। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी मेरे 2 क्वेश्चन हैं। बेसिकली स्पाउस वीज़ा मैंने यहाँ से अप्लाई किया था तो उन्होंने मेरा रिफ्यूज़ कर दिया और राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया। फिर मैंने डिस्क्रेशनरी लीव भी अप्लाई किया और वो भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और मेरी शादी को 2 साल तकरीबन हो गए हैं यहाँ पे। तो बेसिकली मुझे आपसे ये पूछना है, 2 क्वेश्चन है कि अभी मेरे सॉलिसिटर ने जो है ना वो रिकंसिडरेशन की एप्लीकेशन डाली है, तो वो उसमें कितने % चांसेस हैं कि अगर वो उसको रिकंसिडर करते हैं? और दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी कि अगर मैं जुडिशियल रिव्यू के लिए जाऊँ तो उसके लिए कितने पैसे तकरीबन कितने एक्सपेंसेस हैं, हाई कोर्ट की फीस वगैरह का, प्लीज़ थोड़ा सा उसके बारे में बता दे पाएंगे? जहाँ तक आपकी रिकंसिडरेशन का ताल्लुक है, रिकंसिडरेशन जो है ये डिपेंड करता है कि आपके केस के अंदर स्कोप क्या है, इसके अंदर एविडेंस क्या है। अगर आप उसको दोबारा उस केस को रिकंसिडर करवाने के लिए बात कर रहे हैं तो ऐसे कौन से पॉइंट्स थे, कौन से इश्यूज़ थे जो होम ऑफिस ने डिस्कस नहीं किया पहले और अब जो है वो अब आप उनको उनकी नज़र में दोबारा लाना चाह रहे हैं, और कौन से ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे जो वो ओवरलुक कर गई या मिसरेड कर गए। तो ये तमाम डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर। अगर आपके सर्कमस्टांसेस में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो डेफिनेटली रिकंसिडरेशन में एक पॉजिटिव चांसेस हैं। अदरवाइज़ चूँकि उन्होंने ही दोबारा डिसाइड करना है, अगर उसमें कोई मटेरियल चेंज नहीं है या कोई आप ऐसी कोई नया कोई रूलिंग या केस लॉ ऐसा प्रोवाइड करने में कामयाब नहीं हुए तो फिर शायद नतीजा वही रहेगा जो पहले आया था। जहाँ तक ताल्लुक है जुडिशल रिव्यू का, जुडिशल रिव्यू की जो फ़ी है वो इस वक्त 60 पाउंड आई बिलीव, 60 पाउंड उसकी जो है वो उसकी फ़ी है, सिर्फ फाइलिंग फ़ी है। बाकी उसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ फॉर्म्स, वो अपने चार्ज करते हैं। उसके अलावा उसमें ये चीज़ होती है कि कुछ प्रोसीजरल कॉस्ट भी होती हैं, जैसे कि अगर आपकी परमिशन पहले एक्सेप्ट हो जाती है तो उसके बाद आपको 280 पाउंड 85 पाउंड सेकेंडली पे करने पड़ते हैं कोर्ट को। तो उसमें ग्रेजुअली कुछ चांसेस हैं। ओवरऑल जो है वो आपको कोर्ट की मद में अगर आप लूज़ भी करते हैं तो 300-400 पाउंड की जो कॉस्ट भी पड़ सकती है। तो अगर देखा जाए तो इस लिहाज से 500 से 700 पाउंड के करीब एटलीस्ट जो है वो होम ऑफिस की जो कोर्ट की जो है वो कोर्ट फ़ी और कॉस्ट की मद में आपको देना पड़ सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन और केस टू केस डिपेंड करता है। तो इसका जो हतमी तौर पे किसी भी एक केस में ये नहीं कहा जा सकता कि ये केस आपको इतने में कॉस्ट करेगा होम ऑफिस के वाले से। बैरिस्टर्स की फ़ीस, सोलिसिटर्स की फ़ीस बिल्कुल उनकी अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करती हैं और वो आपको वही बता सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप हमें अपनी आरा से आगाह करना चाहें या कोई क्वेश्चंस पूछना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पर डेफिनेटली देख रहे होंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम अतल इम्कान कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जो तसल्ली बख्श जो है जवाब दे सकें। इसके साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपके अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।